तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। जहाँ तक फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न है, तो जिस समय संविधान बना और बनकर लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नामी कोई प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य का प्रावधान जो संविधान में शामिल किया गया, जो सम्मिलित हुआ, वो 42 अमेंडमेंट यानी 42वां संशोधन 1976 और इसमें संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 का अंतः स्थापित किया, ये शामिल किया गया इंडज को। अब ये जो शामिल किया गया, तो आखिर मूल कर्तव्य इसमें दो चीजें शामिल हैं। बिना उसको समझे हुए आप प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 है वो आप नहीं समझ सकते। तरीका ये है। तो पहला चीज आपको इस क्लास में ये देखना है कि आखिर मूल कर्तव्य है क्या, और यदि इतना ये महत्वपूर्ण था तो फिर इसको क्यों नहीं शामिल किया। सवाल ये नहीं है कि कौन कौन हमें मूल कर्तव्य मिला हुआ हो, तो किताब में लिखा हुआ ही। क्लास का सवाल ये है कि मूल कर्तव्य क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज एंड व्हाई कैन नॉट या कुड नॉट द मेंबर ऑफ Constituent Assembly accumulate as a provisions of constitutions in 1949. That is the problems of this class. ये इस वर्ग का एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो वर्ग ये समझे कि आखिर ड्यूटीज है क्या। तो हम बहुत आपको दिक्कत देने वाले नहीं है, बहुत आम फाम शब्दों में समझाना चाहते हैं कि आपने कहावत सुनी होगी कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजता है। ये सुना है? ताली दोनों हाथों से बजता है, या रोटी दोनों हाथों से बेलाता है या पकता है। क्लियर? अब देखिए, बड़ा सिंपल है, प्यार से अगर पढ़िएगा वैसे समझिए कि इसका एक हाथ आप मान लीजिए। अभी सब लिखने वाली बात नहीं, सब समझने वाली बात। ये दूसरा हाथ आप मान लीजिए, सेकंड है। सेकंड है मैंने पुराना नहीं, दैट इज फर्स्ट हैंड, दैट इज सेकंड। अब जो पहला हाथ है वो क्या है? तो पहला हाथ जो है ये पॉलिटी है, यानी जो आप ये पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इस पूरे राज्य व्यवस्था में अगर गवर्नमेंट और पब्लिक के इंटरेक्शंस के बीच अगर बात की जाए, तो पहला हाथ है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? और दूसरा हाथ है कर्तव्य यानी। अब देखिए कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार भी था और कर्तव्य भी था। मौलिक अधिकार का प्रोविजंस
14 से लेकर करके आपको 32 तक मान के चलिए या 30 तक मान के चलिए। और कर्तव्य का प्रोविजन कहां था? तो जो डीपीएसपी कल पढ़े उसमें कर्तव्यों का व्याख्या है, लेकिन किसका कर्तव्य? वो कर्तव्य राज का था। जो डीपीएसपी में जिन कर्तव्यों का वर्णन था वो राज को करना था। किसके लिए करना था? जनता के लिए करना था। और ये एक अधिकार था। ये अधिकार भी किसके विरुद्ध था? तो राज के विरुद्ध था। यानी कहिए कि इन दोनों स्थिति में जो नागरिक थे वो पूरी तरीके से मुक्त थे, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अधिकार मिल गया उनको, साथ ही साथ राज न्यायालय में अकाउंटेबल भी बन गया उन अधिकारों के लिए, और डीपीएसपी के माध्यम से राज पर कर्तव्य भी आरोपित कर दिए गए कि आपके ये ड्यूटीज है नागरिकों के लिए। जब जब आपके पास संसाधन उपलब्ध हो, धन उपलब्ध हो, तो ये अमुक काम आपको करना है। लेकिन जिनके लिए करना है उनकी ड्यूटीज का निर्धारण नहीं कि उनका वो भी फर्ज बनता है। तो इसका मतलब कि 1976 से पूर्व जनता जवाबदेह नहीं थी। जवाबदेह सिर्फ स्टेट्स को बनाया गया था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमने कहा कि 1976 से पहले एक ही हाथ से ताली बजाई जा रही थी, कोशिश की जा रही थी। तो एक हाथ से ताली नहीं बजता है, एक हाथ से थपड़ी बजता है, और थपड़ी और ताली में बहुत बड़ा अंतर होता है। बात समझ में आई आपको? अब इसको थोड़ा और वाइड व्यवहारिक रूप से कीजिए तो आप दोनों के बीच अगर दोस्ती है, एक ही दोस्त खाली सिंघाड़ा को खिला रहा है, दूसरा नहीं, तो दोस्ती बहुत दिनों तक चलती नहीं। दोनों तरफ से गिव एंड टेक होना चाहिए। तो इसी ढंग से स्टेट्स आपको राइट दे रहा है, तो आपको भी जो है वो अकाउंटेबल होना चाहिए स्टेट के प्रति, और स्टेट के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तब फिर मजा आता है स्टेट्स और पीपुल को। तो ये चीजें जो थी मूल संविधान में नहीं थी, 76 में शामिल थी। और मौलिक कर्तव्य क्या है? तो जो अधिकार आपको मिला है उस अधिकार के बदले में आप अपना दायित्व जो समझते हैं वही दायित्व, वही अकाउंटेबिलिटी कर्तव्य है, ड्यूटी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये पढ़ा रहे हैं कि जनता अकाउंटेबल नहीं है, लेकिन अस्पष्ट रूप से अगर देखें जो दिखाई नहीं पड़ता है कि अस्पष्ट रूप से जो मौलिक अधिकार था, जो फंडामेंटल राइट्स था, इस मौलिक अधिकार में मूल कर्तव्य छुपा हुआ है। मूल कर्तव्य क्या था? छुपा हुआ। कैसे? आप कहें कि कैसे छुपा हुआ था सर? तो आप गौर से सारे अधिकारों को आप देखिए तो आप पाइएगा कि कोई भी अधिकार अनलिमिटेड नहीं है, अनांतिक नहीं है। सभी अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो कुछ प्रतिबंधों के साथ दिए गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अनुच्छेद 19 को ही हम लें, जिसमें वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। तो उसमें पहला है, बड़ा गौर से सुनिएगा इसको, पहला है अनुच्छेद 19(1) में
कि आपको वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी दी गई। उसमें प्रेस की भी आज़ादी शामिल है, किताब निकालने की भी आज़ादी शामिल है, आपको अपना कोई विचार सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करने की भी आज़ादी हासिल है। लेकिन ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। आप इस आज़ादी का प्रयोग करके किसी को गाली नहीं बक सकते, किसी को अपशब्द नहीं कर सकते, कोई ऐसा बात नहीं कर सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए, या जो नैतिकता की बात, नैतिकता के मापदंडों के विपरीत हो। तो ये क्लाउज 90 के क्लाउज 2 में कह दिया गया, कहा गया है ना। तो ये जो 90 का क्लाउज 2 है, यहां पर आपका कर्तव्य बताया जा रहा है कि नहीं, कि योर राइट इज नॉट अनलिमिटेड। आपका राज, आपका जो अधिकार है अत्यांतिक नहीं। आप बोलेंगे देखिए स्मार्ट मत बनिए आप ज़्यादा, जो सही सही है उसको पढ़ाइए, अपने तरफ से मत पढ़ाइए। हम कान पकड़ के बोल रहे हैं, अपने तरफ से हम नहीं पढ़ा रहे। सोर्स पूछिएगा तो सुभाष कश्यप की किताब आप निकालिए, मूल कर्तव्य पढ़िए, पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बात पर। ऑल फंडामेंटल हैज फंडामेंटल ड्यूटीज। दोज पीपुल who want to adhere the right to freedom, who should obey the some fundamental duties. 19(1) का ड्यूटीज बता रहा है 19(1) के 2 में, 19(1) के का ड्यूटी बता रहा है 19(3) में, 19(1) का सब निकाल के देखिएगा आप लोग। 19(1) का ड्यूटी बता रहा है 19(4) में, खंड 4 में, सब में रिस्ट्रिक्शंस। आपको धर्म के संबंध में अनुच्छेद 25 में अधिकार दिया गया है, अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, 4 अधिकार दे दिया गया है। लेकिन फिर 25 के क्लाउज 2 में ये कह दिया गया है कि यदि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर आपके धार्मिक कृत्य गलत है तो उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ भी आपकी ड्यूटीज बताई जा रही है कि आपको जो रिलीजियस राइट्स दिया गया है, वो रिलीजियस राइट जो है वो गुड मोरल के अधीन है, पब्लिक सेफ्टी के अधीन है, मोरालिटी के अधीन है, उससे बियॉन्ड नहीं है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार है धार्मिक रूप से, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना गर्दन काट लें। गर्दन काटना कोई भी धर्म जो है वो परमिट नहीं करता है। तो इस तरीके से, और ये लंबी बहस चलेगी तो उतना हमको सिर्फ प्रूव करना था कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार में ही छुपा हुआ था। तो ये बहुत सारे जजमेंट है, रमन्ना का जजमेंट है, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे पर्यावरण का सुरक्षा करना। तो पर्यावरण के लिए सिर्फ स्टेट ही अकाउंटेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पर्यावरण के लिए ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो पब्लिक की है, नागरिक की। वो पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुंचाए, पेड़ पौधों को लगाए। तो ये सारी बात इस बात को साबित करती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन नहीं रहने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज था। आगे बढ़े। आचरण के अंदर ये निकाब पहनना है कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक का जो विवाद है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो यहीं पर सिविल सर्वेंट जो बनते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनकी पहचान है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये आचरण वर्ड के तहत आप वो नकाब पहन रहे हैं। बात समझ में आ रही है?
अब देखिए अनुच्छेद 15 का खंड 2 क्या कह रहा है कि आपका ये जो अधिकार है वो अबाध नहीं है, बाध्य है। मतलब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। कैसे? यहाँ क्षणिक रूप से सोचिए कि यदि आपके किसी धार्मिक कृत्य से दूसरे के धार्मिक कृत्य प्रभावित हो रहे हैं रिचुअल्स करने में, तो वहां पर आपका ये अधिकार राज्य सीमित कर देगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझा जाए ऐसे कि मान लिया जाए जीबी रोड है गया का, और वहां पहले से जो है एक जुलूस निकला हुआ है, उसका प्रोग्राम पहले से तय है और आपने बाद में जुलूस निकालने का प्रोग्राम कर लिया, तो राज्य आपके इस आचरण वाला जो अधिकार है जिसमें जुलूस आप निकाल रहे हैं आपको प्रोहिबिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों जुलूस एक रास्ते पे चला जाएगा तो उससे शहर की शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड तो गलत नहीं है। अब देखिए कि जो नकाब का मामला है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसको टेक्निकलिटी के साथ समझने की जरूरत है। आपको नकाब पहनने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो स्कूल या कॉलेज है उसका एक डिसिप्लिन ड्रेस कोड है, यानी कपड़े का एक संहिता बना हुआ है कि यहाँ इस कपड़े को पहन करके आना। वो स्कूल और कॉलेज कभी भी निकाब पहनने पर आपत्ति नहीं उठाई, क्योंकि लोग मुस्लिम लड़कियां निकाब पहन करके जाती थी, अपना निकाब उतार के रख दी और क्लास में उस ड्रेस कोड में अपना हाजिर। लेकिन हिंदुवादी संगठनों ने उसमें यह किया कि मुस्लिम लड़कियां अगर निकाब पहन करके आएंगी तो हम भी जो है भगवा झंडा पहन करके आएंगे। अब इस वजह से अगर मुसलमानों को निकाब पहनने का राइट दिया गया आचरण के तहत, तो फिर हिंदू को भी वो अगर डिमांड करे कि हमको राइट्स दिया जाए, क्योंकि इसको आप दिए हुए हैं, तो हम भी भगवा गमछा पहन के आएंगे, तो आप नहीं रोक सकते। अब ऐसे परिस्थिति में स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो समाप्त हो जाता है। और स्कूल के ड्रेस कोड के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि स्टूडेंट्स के बीच हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं। जो धर्म, जाति, संप्रदाय का जो विभाजन है वो पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधक है। जो अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग समान है कानून के दृष्टि में, तो ये विचारधारा को हम बच्चों में बचपन से ही भरना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने एक ड्रेस कोड बनाया है कि सभी बच्चे, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो एक ही कपड़ा पहन कर करके आए। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर यानी शांति और व्यवस्था भंग होने की आशंका हो गई और दो लोगों के, दो समुदायों के अधिकार 25-1 जो है वो टकरा रहे थे। इसीलिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, स्कूल या कॉलेज में कोई भी अपना धार्मिक प्रतीक पहन कर करके नहीं आए। अब ये जजमेंट सही है गलत है एक अलग मुद्दा है, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो इस लीगलिटी के तहत जो आपको बता रहा है। बीइंग ए मुस्लिम आप इसको गलत बोल सकते हैं, बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, तो उन तर्कों को सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उठाइए। आप ये कह सकते हैं कि फिर सिखों को क्यों आप पगड़ी पहनने का अधिकार दिए हुए? बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो एज ए टीचर हमसे जो एस्पेक्ट किए थे इस विवादित मुद्दे पे प्रश्न का उत्तर लेने का, हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया। अब हम आगे बढ़े। अब देखिए साहब, अगला चीज जो हमको पढ़ाना है इसमें ये कि जो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जब तक आप नहीं समझिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने।
इसका ओरिजिन कैसे हुआ, समझ गए? इसी में राज छुपा हुआ। देखिए चीज सही भी है और गलत भी है। हम इसको ओरिजिन पढ़ाने के लिए क्यों मजबूर हैं? क्योंकि संविधान सभा में ऐसा नहीं था कि मूल कर्तव्य पर प्रश्न नहीं उठे थे, नहीं शामिल किया। इंदिरा गांधी ने जब 76 में शामिल किया तो सारा विपक्ष इसके विरोध में था, नहीं शामिल किया कीजिए, लेकिन शामिल हुआ। और इसके विरोध करने के पीछे कारण ये था कि ऐसा माना जाता है कि मूल कर्तव्य ला करके मौलिक अधिकार को कम किया जाए, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। तो इसीलिए प्रारंभ में भी और जिस समय ये शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, उस समय भी कड़ी आपत्ति की गई विरोधी दलों को। इसलिए ये हम लोग के लिए दायित्व बन जाता है कि हम लोग समझें कि इसका ओरिजिन कैसे है, इसकी उत्पत्ति कैसे है। तो साहब इसके ओरिजिन पर अगर हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक विचारधारा है। सब टॉपिक इंटरलिंक है, इसलिए कुछ मिलता जुलता चीज लगेगा तो वो आप बाइफरकेट कर लेंगे। कहीं कहीं पर दोहराव पूर्व में पढ़ाई गई पढ़ाइयों का कुछ बात हो जाता है, तो उसमें भी यही है। तो ये एक लोकतांत्रिक विचारधारा है और लोकतांत्रिक एक आधुनिक विचारधारा है। तो इस विचारधारा के तहत जो फंडामेंटल राइट्स सबको मिला था, वो किसके खिलाफ मिला था याद है? वो स्टेट्स के खिलाफ मिला था, राज्य के खिलाफ मिला था। इस पर पूरा एक लेक्चर हम दे चुके हैं कि खतरा किससे था? राज्य से था। कैसे था? अमेरिका का एग्जाम्पल देके बता दिए, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं, वो आप लोग सब कोई जानते हैं। अब हम जहां से इसको कोरिलेट करना है वहां पे आते हैं। तो ऐसे स्थिति में डर हो गया नवीन उदित लोकतांत्रिक देशों को, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये बिल्कुल प्रोटेक्ट रहना चाहिए, इस पर कहीं से कोई हमला नहीं, कभी भविष्य में भी नहीं, किसी को ये राइट्स ही नहीं दिया जाए कि साहब फंडामेंटल राइट्स पर अटैक कर सके, हमला कर सके। तो ये जो विचारधारा थी फंडामेंटल राइट्स के परिवेश में स्टेट का, ये एक पूरा का पूरा आउट हो गया जो पूर्व के क्लासों में आपको बता चुका। तो इसके आधार पर जो ये आधार हुआ, इसके आधार पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस ड्यूटीज के परिवेश में दो विचारधारा उभर करके सामने है। एक विचारधारा इसका समर्थक था, किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। और एक विचारधारा जो था इसका विरोधी था, यानी किसका? फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब यहीं पर समझना है आपको कि कौन समर्थक था, कौन विरोधी था। तो जो लोग विरोधी थे उसमें सभी विकसित देश शामिल थे, जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लगभग सभी देश, कहीं भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है कि मौलिक अधिकार को छीन लेना। न्यायालय जहां लागू कीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, बोले कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा नहीं किया, इसलिए आपको राइट नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें। तो इसलिए इन विकसित देशों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल ही नहीं किया, यानी भूमि का, देश का इनके यहां महत्व नहीं था। इनके यहां महत्व था व्यक्ति का। इन लोगों ने व्यक्ति को साधन नहीं माना, व्यक्ति को साध माना।
अर्थात दुनिया की जितनी चीजें हैं वो व्यक्ति के लिए बना है, व्यक्ति दुनिया के लिए नहीं बना। ये वैचारिक लड़ाई थी। अगर व्यक्ति को दुनिया के लिए मान लिया जाएगा तो फिर दुनिया का विकास होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आप पढ़ रहे हैं। सारी चीजें मानसिकता से होती है। यदि हम मान लें कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो दुनिया के सारे संसाधन इसके लिए उपयोग किए जाएंगे। अगर हम मान लें कि नहीं, देश महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर व्यक्ति देश के लिए इस्तेमाल होगा। भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, लेकिन देश सेवा करते रहेंगे। तो अब ये मानने की बात है। किसने क्या माना? विकसित देशों ने माना कि ये विचारधारा गलत है कि व्यक्ति साधन है और देश साधन है। विकसित देशों ने माना कि नहीं, व्यक्ति साधन है, व्यक्ति के लिए सब कुछ होता है और कंट्री जो है वो साधन है। तो इस कारण से मूल कर्तव्य को उन लोगों ने नहीं अपनाया। अब देखिए, मूल कर्तव्य को अपनाया सबसे पहले किसने? तो गलत पढ़ते हैं कि रूस ने अपनाया। सबसे पहले जिस देश ने अपनाया वो जापान था। जापान का अनुकरण किया रूस ने। अब जब जापान ने अपनाया और अभी वर्तमान समय में कुछ ही देशों में मूल कर्तव्य, उसमें जापान सर्वश्रेष्ठ और भारत ने अनुकरण करके उसको अपनाया। तो आप इस नजाकत को आपको समझना होगा कि आखिर जापान ने क्यों अपनाया और जापान को देख करके मूल कर्तव्य रूस ने क्यों अपनाया, और फिर यह भी देखना होगा कि हमने क्यों अपनाया। जब 3 सीढ़ियों को क्रॉस करके ऊपर में पहुंचेंगे तो आपको मूल कर्तव्य का वास्तविक चेहरा नजर आएगा और तब हम लोग पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। तो 3 बातें देखनी है आपको। पहला कि जापान ने क्यों अपनाया, दूसरा रूस ने क्यों अपनाया, और तीसरा भारत ने क्यों। किताबों पे लिखी हुई इबारात का आंख बंद करके पालन करना पढ़ाई नहीं। खासतौर से सिविल सर्विस जो लोग पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चंस में से आईएएस के 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा साहब कि उसका आंसर बुक में नहीं मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो हर चैप्टर में हमको इसी ढंग से पढ़ना होगा, क्रिटिकल एनालिसिस। तब फिर आपके लिए एग्जाम कोई टफ नहीं रहेगा। जो फैक्ट्स के लिए आप झमेला कर रहे हैं कि याद नहीं हो रहा है, हमारा क्लास कीजिएगा तो चटनी के रूप में परोसा जाता है हमारे क्लास। वो तो ऐसे ही याद हो जाता है। आप मानिए इसको, ये मत मानिए। बहुत दिन क्लास कर लीजिएगा तो जो तथ्य समझते हैं ना, फैक्ट, जैसे बाबर पैदा कब हुआ, मरा कब, बीवी का नाम क्या, माए का नाम क्या, ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट्स। तो इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं, ये अपने आप आपके दिमाग में रिकॉल होता है। कब? जब आप क्रिटिकल एनालिटिकल बनेंगे, तब आलोचनात्मक विश्लेषक बनेंगे, तब। वही आलोचना करने हम जा रहे हैं किस पर? मूल कर्तव्य। तो जानते हैं जापान की जो स्थिति थी 1868 से पहले बहुत दयनीय थी। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसमें जानकारी होगा कि वो पश्चिमी शक्तियों का चारागाह था। अमेरिका आया, एक कड़ी मार के निकल गया। जापान आया, वो मार के निकल गया। और किस वजह से? डोंट टच मी का पॉलिसी। मुझे छुओ मत, मेरे अंदर मत आओ। भगवान मेरे देश में रहते हैं, दुनिया का सारा आदमी जो है पापी है, सिर्फ पुण्य हमारे यहाँ रहता है। तुम आ जाओगे तो ये धरती अपवित्र हो जाएगी। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के जापान में विचारधाराएं। अमेरिका ने कहा है तुम बीच में रहता है, मेरा जहाज कहाँ रुकेगा। फौज लेके 2000 पहुँच गया, गोली वोली चलाया उलाया। हाँ बाबू आ जाइए, हाँ ठीक है, कोयला देना पड़ेगा, पेट्रोल देना पड़ेगा। पेट्रोल तो समय नहीं था, कोयला देना पड़ेगा मेरे जहाज के लिए। इस तरीके से घुसा हुआ अंदर, अब घुस के पूरा जापान पर कब्जा कर। अब वहाँ जो राजा था वो ईश्वर माना जाता था जापान में। तो सारा मिल कर करके वो एक लंबी इतिहास, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे।
अमेरिका को वहाँ से निकाला गया और 1868 ईस्वी में वहाँ मेजी पुनरुत्थान, मेजी रिनेशा बोलते हैं, मेजी वहाँ के शासक का नाम, कहा था जापान का, और वो शासक बन गया और 10 साल के अंदर ये एक मिरेकल, क्या मिरेकल यानी अद्भुत था कि 10 जो जापान एक पंगु था, विश्व की शक्तियां उसको तड़ी मारती थी, अपने अनुरूप घुमाती रहती थी, ना वहां अच्छा जरखेज जमीन था, ना कुछ पाया जाता था, वो जापान 10 साल में विकसित देश बन गया। उसके आगे ऐसा बन गया कि आपने देखा कि 1907 में रूस को हरा दिया, रूस जापान युद्ध हुआ। क्या राज था? तो राज यही था कि वहां की जितनी पीपुल थी ना, वो अपने कंट्री के लिए स्वामी भक्त बने कि हमको अपने देश के लिए करना है। उसके सरकमस्टांसेस परिवेश से ही मूल कर्तव्य की भावना वहां होती। वहां के लोगों ने अपने अधिकारों को तिलांजलि, वहां अधिकार महत्वपूर्ण नहीं था। टापुए देश है हम, कुछ चीज पैदा नहीं होता है, रॉ मटेरियल भी नहीं पैदा होता है। अगर हम कुछ उन्नति नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? लोग हमको हड़प लेगा। इसलिए इस टापुए देश के विकास के लिए हम लोग सब एकजुट होकर के काम करें और तब देश जो है तरक्की करेगा, तब हम लोग बचेंगे। वहां टापू बसता तब लोग बसते, इसलिए वहां मूल कर्तव्य की विचारधारा का उदय। कितनी खूबसूरत बात। अब आइए कि वो उसका परिवेश था जापान का, जिस वजह से वहां उदय हुआ। रूस को क्या पड़ी थी? वहां तो जमीन थी, उसका जो पूर्वी क्षेत्र रूस का है बहुत फर्टाइल है। जो मध्य या पश्चिमी क्षेत्र है उसमें रॉ मटेरियल पाया जाता है। तो जो भूभाग है रूस के पास, उसके मुताबिक रिसोर्सेज के मामले में वो शुरू से जो धनी रहा है। तो वहां मूल कर्तव्य की भावना कैसे है? तो उसके लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज अकाउंटेबल नहीं है। उसके लिए लैक ऑफ रिसोर्सेज, जापान में मूल कर्तव्य इसलिए आया लैक ऑफ रिसोर्स के कारण। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? लेकिन रूस में लैक ऑफ रिसोर्स के कारण नहीं आया। रूस में मूल कर्तव्य एक राजनीति के कारण। कब? 1917 में वहां बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति किस विचारधारा के तहत हुई? तो मार्क्सवादी विचारधारा के कारण। मार्क्सवादी विचारधारा क्या था? तो वो ये मानता था कि धर्म, राज्य, समाज, all of them are equipments of exploitation. So people should destroy them. मार्क्स नहीं ने कहा था कि समाज हो, राज हो या धर्म हो। धर्म को तो अफीम का पुड़िया था कि ये धर्म ऐसा अफीम का पुड़िया है कि खाकर लोग बदमस्त हो जाते हैं और प्रगति के पथ से हट जाते हैं। तो मार्क्स से कहा लोगों ने कि आप क्या बात बोल रहे हैं, कहाँ आदमी रहे? राज को बोलते हैं मिटा दो, समाज को बोलते हैं मिटा दो, धर्म को बोलते हैं मिटा दो, तो फिर व्यक्ति किस संस्था में रहेगा? तो उसने जवाब दिया, जवाब था कि हाँ, राज होगा, वर्ग विहीन राज होगा, समाज होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, और धर्म होगा ही। यानी क्लासलेस थ्योरी दिया उसने। अब ये जो क्लासलेस थ्योरी दिया, तो इससे लस्ट ऑफ पीपुल, यानी लोगों का अपने प्रति लगाव को मार्क्सवादी विचारधारा खत्म कर दी। कहा आपकी संपत्ति नहीं होगी, आपका कोई चीज नहीं होगा, जो होगा सब सरकार का होगा। सरकार आपको शिक्षित करेगी, सरकार आपको घर देगी, सरकार आपको नौकरी देगी, सारा चीज सरकार का। तो यहां पर मार्क्सवादी विचारधारा ने क्या किया? स्टेट को
पब्लिक के तुलना में महत्वपूर्ण बनाया और स्टेट को ओबे करने के लिए मूल कर्तव्य जापान से भी ज्यादा शामिल किया गया रूस में। और रूस में यह विधान था कि फंडामेंटल राइट्स है आपको, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है। यदि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेगा। यह रशियन मॉडल था और इसी रशियन मॉडल से हमारे देश के संविधान निर्माता डर रहे, इसीलिए संविधान सभा में इसको संविधान में शामिल नहीं किया। क्लियर? तो फिर बाद में क्या है शामिल कर लिए? भारत के लोगों ने यानी नेताओं ने क्यों शामिल कर लिया? प्रश्न यह आता है। तो इसके लिए भी सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार, परिवेश जिम्मेदार, और वो परिवेश 1966 से स्टार्ट हो गया, जब 66, 67, 67, 68, 68, 3 साल लगातार जो है हमारे यहाँ योजनाएं नहीं बनी और चावल का उत्पादन नहीं हुआ, गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ। प्रावधान 480 के तहत अमेरिका से गेहूं आया तो दर्रा यहाँ के लोग खाते थे, भारत के लोग। पता है दर्रा? डू यू नो क्या होता है दर्रा? हाँ, तो क्या होता है? कभी खाएंगे? गाय भैंस जानवर जो उसका फूड है उसी को दर्रा बोलते हैं। तो आपके देश में 3-4 साल लोग दर्रा खा करके जीवित रहे, पता है आपको? और इस समय जो बूढ़े हो गए हैं बहुत, उनसे पूछिएगा ये बात, उसको झूठ मूठ का बोल दिया जाता था, विलायती दूध हो गया, ले पी गया गाँव गया। तो साहब इंदिरा गांधी जो है इससे लड़ने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाई और भी बहुत सारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को खत्म किया, IRDP प्रोग्राम लाई, वो बहुत सारा चीज और देश को संभाल ली इंदिरा गांधी। जो देश दर्रा खाने पर मजबूर था, हम अपने भूत के किसी भी नेता का गुणगान करेंगे, हमें किसी दल का समर्थक कोई नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी नेता हमारे राजनीतिक विरासत हैं और एक भारतीय होने के नाते हर का कर्तव्य बनता है कि अपनी विरासत की तारीफ करें। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का माहौल दूसरे तरह का है। अगर नहीं बताया जाए तो आप भी डर के नहीं बोलेंगे, बड़ी दिलेरी के साथ बोलिए कि इंदिरा गांधी ने देश को दर्रा खाने से बचा लिया। लेकिन देश उड़दंग हो गई थी, शिक्षा का भी उतना स्तर तो बहुत ऊंचा हुआ नहीं था, जिसके वजह से लोग व्यवहारिक ढंग से सोच नहीं पा रहे और इसका लाभ उठा करके इंदिरा गांधी के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करके विद्रोह करवा दिया 75 में, और उसके कारण इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया तो लोगों को उसके मूल कर्तव्य याद दिलाने के लिए कि देखो, जो देश ने तुम्हें अधिकार दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है, ये मानती हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा भी देश के प्रति कर्तव्य है कि देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, देश विरोधी काम न करो। ये सब पहले लोगों को पता नहीं था, तो देश हित में इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया। तो ये पूरी राम कहानी थी जो मैंने आपको पृष्ठभूमि के रूप में इतने अच्छे से बताया। अब आते हैं कहाँ पर, टॉपिक पे कि जो हमें पढ़ाना है। इसमें एनी क्वेश्चन? सब समझ में आ गया? देखिए, हम अपने ढंग से समझाते हैं। आपके पास अधिकार है कि आप बोले कि सर आपका पूरा बात हम नहीं समझे। आपको ये अधिकार है कि सर आपका ये अमुक बात नहीं समझे। ये सब आपका राइट्स है। अगर ये करते हैं तो आप एक अच्छा स्टूडेंट्स हैं, वरना हम बोलेंगे कि आपको पढ़ने लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे अच्छा कोई धंधा पानी कीजिए, ये लाइन में आने का कोई आवश्यकता नहीं।
किसी से पढ़ेंगे, प्रश्न कीजिए। प्रश्न आपके जीवंत होने का प्रमाण है। प्रश्न इस बात का प्रमाण है कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। गूंगा बहरा को पढ़ाना भी ठीक नहीं लगता, पढ़ना भी ठीक नहीं लगता। तो इसीलिए हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि हर कुछ हम अच्छे से परोस दे, आपको सवालों की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आपको अधिकार हम देते हैं कि कहीं पर भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो हम जब पूछे कि आप समझ गए, तो जब समझे हुए रहें तभी बोलिए, वरना वहीं पर बोलोगे कि नहीं हमको यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा एक पढ़ाने का तरीका है। तो अब फिर आपसे पूछते हैं आगे बढ़े या कुछ पूछना है? नहीं, आप तो इसको नहीं समझे। ये यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हम समझ गए आपकी बात। यूरोप जो था ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का विरोधी था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब विरोधी क्यों था? क्योंकि ये पब्लिक को महत्वपूर्ण मानता था, स्टेट्स को नहीं। तो मुद्दा वहां नहीं लटका, मुद्दा लटका कहां? जो समर्थक थे, स्टडी इसको करना था। तो इसमें कोई स्टडी करने की बात ही नहीं थी। ये लोग तो फंडामेंटल ड्यूटीज के विरोधी थे। देखिए, अब आप सही कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन छीना? यही तो सोचने वाली बात है। तो ये हम वहाँ पर बाईपास इसलिए किए कि जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ आप शायद नहीं होंगे उस क्लास में, इसीलिए आपकी बात समझ में नहीं आ रही। उसमें इसी को एलोबरेट किए। तो उसका अमेरिका में जो लोग तेरह उपनिवेश रह रहे थे, वो किसके शिकार हो रहे थे? किसी दूसरे के नहीं, अपने मातृ देश के, ब्रिटेन के ही लोग अमेरिका में रह रहे थे, और ब्रिटेन ही उसके अधिकार का हनन कर रहा था। इसलिए अमेरिका के लोगों के पास ये चित्र भर करके सामने आया कि स्टेट बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटर होता है। इस वजह से सारा का सारा अधिकार ले लिया अपने पास, कि स्टेट के पास दिया नहीं। किस रूप में? फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तो उसके सर्कमस्टांसेस अलग थे। बात समझिए, कोई चीज गलत नहीं होती है। फंडामेंटल राइट्स भी अच्छी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी अच्छी बात है। ये परिवेश के अनुरूप अच्छा और बुरा होता है। आप बात समझ में आएगी आपको? है नहीं? तो ये चीज है। अब आइए, नहीं है, इसलिए कि विकसित देश इस सिद्धांत पर है, सिंपल सा बात, कि व्यक्ति साध है, राज साध है। हम तो आपको पहले बोल दिया, झगड़ा इस बात का है। आपके देश में सबसे मूलभूत बात जो है, जो अभी प्रचारित करने और बोलने की जरूरत है, कि देखो भाई, व्यक्ति के लिए दुनिया बना है, दुनिया व्यक्ति के लिए नहीं बना है। दुनिया में पेड़ पौधे सब कुछ, जमीन आसमान, ये सब फना हो जाएगा। बचेगा तो कौन? तो आदमी का व्यक्तित्व बचेगा, आदमी की आत्मा बचेगी, जो फिर एक बार खड़ा किया जाएगा, फिर उसे हिसाब दिया जाएगा। अरे पहाड़ पर्वत नदी सब विलीन हो जाएगा। ये हम थोड़ी कह रहे हैं भाई, ये ऋग्वेद से लेकर कुरान तक ये बात लिखी है। तो तुम किस चक्कर में अपने धर्म की बात नहीं मानते हो? और राष्ट्र श्रेष्ठ है, राष्ट्र श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा कर दिए हो कि सारा लोग भूखा मर रहा है और उसका कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, राष्ट्रवाद तो एक विवादित मुद्दा है, ये एक अलग टॉपिक। नेशनलिज्म जो है अपने आप में, इसके बहुत सारे रूप हैं। कभी अलग से बोलिएगा, पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे, यहाँ पर उसको कोरिलेट कीजिएगा, नहीं टॉपिक रुक जाएगा। वो आएगा टॉपिक, जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे तो उसमें आप या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बोलिएगा, तो आप बता देंगे। हर से घुसा देना ठीक नहीं, आप ही को लॉस। अब देखिए, इतना तो अच्छा से हो गया। अब हम लोग को क्या करना है समझने के लिए कि भारत में मूल कर्तव्य, तो जहां तक अपने देश में मूल कर्तव्य की बात है, तो इसका
आरंभ जो होता है वो आपातकाल में होता है, ठीक है। यानी इमरजेंसी का जो पीरियड था, और इमरजेंसी का पीरियड कब से कब था, तो 1975 से लेकर के 1977, ठीक है। इसका प्रश्न बता दिए, उसको बताने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे कि कैसे बना। तो इस पीरियड में एक कमिटी बनी और ये कमिटी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में थी। आपको पता है कि स्वर्ण सिंह कौन थे? हैं? नहीं, किसी को नहीं क्लास में पता है कौन थे स्वर्ण सिंह? जो चीज नहीं लिखा रहा था वही क्वेश्चन बन जाता है, पता है कि नहीं आपको? तो हरि सिंह का नाम आपने सुना होगा, हैं? कौन थे हरि सिंह? हाँ, जम्मू कश्मीर के राजा जो हरि सिंह थे, उन्हीं के पुत्र हैं स्वर्ण सिंह। हाँ, ठीक है। अब देखिए, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी और ये कमेटी को जो विषय दिया गया कि आपको क्या चीज देखना है, इनको विषय दिया गया कि मूल कर्तव्य के बारे में अनुशंसा करना है। इसके बारे में आपको रिकमेंडेशन करना है, अनुशंसा करना है कि मूल कर्तव्य को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, और अगर किया जाए तो कौन कौन मूल कर्तव्य को शामिल किया जाए। बात समझ में आई? इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1976 में दे, ठीक है, और दिया। उसमें कहा इसने कि 8 प्रकार के मूल कर्तव्य शामिल किया। रिकमेंडेशन कितना का होगा? 8 प्रकार, ठीक है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट, उस समय भारत सरकार का नेतृत्व कौन कर रही थी? इंदिरा गांधी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मूल कर्तव्य जो है आप कहते हैं कि संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, तो हम इससे सहमत हैं। लेकिन स्वीकार जो किया वो कुछ परिवर्तनों के साथ, हूबहू नहीं स्वीकार किया, ठीक है ना, कुछ परिवर्तनों के साथ। क्या परिवर्तन? तो परिवर्तन ये था कि जो 8 में से 5 ही को स्वीकार किया। माने 8 प्रकार के जो मूल अधिकार थे, सॉरी मूल कर्तव्य, ये लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें भी लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है ना। यानी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज में से 5 को ही स्वीकार किया, ठीक है। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो अस्वीकार कर दिया कि नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके 5 ही फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वीकार
स्वीकार किया है ना भाई। अब इसमें 5 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अपनी तरफ से सरकार ने ये किया, शामिल किया। ठीक है, तो इस प्रकार कुल कितने हो गए? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, जिसमें 5 वो था जो स्वर्ण की समिति में शामिल था और 5 जो है वो सरकार ने अपने तरफ से शामिल किया। अब देखिए उत्सुकता आपकी बढ़ती होगी ये कि ये 3 जो अस्वीकार किया गया फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें कौन कौन था? इसमें कौन कौन था? तो इस ढंग से अगर आप पढ़िएगा तो फिर आपको सारी चीजें समझ में रहेंगी। अधूरा अधूरा पढ़ते हैं इसलिए भूल जाते हैं। अगर हर विषय का एक क्रम है, एक सिस्टम है, उस क्रम से अगर आप चलेंगे तो हर चीजें याद रहेंगी। तो उसमें हम बताते हैं कि 3 में जो पहला था कि संसद को दंडित करने का अधिकार। ये गौर से समझिएगा इसको, आखिर विवाद क्या था, उसका हल कैसे निकाला गया, असल पढ़ाई यही है। दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप न करें। और तीसरा था कर की अदायगी। ये 3 मुद्दे थे। ये लेकिन हम पानी मंगाए ऐसे ऐसे किए तो पता चलेगा। तो साहब ये जो 3 मुद्दे थे, आपके पास में लक्ष्मीकांत के बहुत सारी बुक होंगी घर में, पढ़े भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। साहब लोग से पूछते हैं इसके बारे में। इसके बारे में कभी आपने गौर किया है? कभी सोचे हैं इस पर? इसे सरपास कर गए थे, है ना? तो जहां पर आप छोड़ते हैं हमारी बहस वहीं से शुरू होगी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। क्वेश्चन छुपा रहता है किताबों में कहाँ कहाँ। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए घमंड करना खराब बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फख्र करना अच्छी बात है। तो घमंड में और फख्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम चाहते हैं कि आप मुफक्किर बने, घमंडी ना बने। तो आपको वही मुफक्किर बनने का कला सिखा रहे हैं कि कैसे बनिए। और लोग झूठ मूठ का मुफक्किर को घमंडी कह देते हैं। भाई झुक के तो सलाम करते हैं और क्या करें, पैर पकड़ लिया आपका। बात को समझा कि ये अब कहाँ से कहाँ बात हो रही है, समझ रहे हैं ना? तो अच्छा था बुद्ध को हया ने पर्दे में रखा। अच्छा था, उसको भी समझिए अगर कैलेंडर में। अच्छा था बुद्ध को हया ने पर्दे में रखा, वरना ईमान गया था खुदा ने रखा। तो कुछ बातें जो है पर्दे में रखी जाती है, पर्दे में कही जाती है, और उसको समझना चाहिए। हर बात बोला नहीं जाता। अगर ये गुर आपके अंदर आ जाएगा तो किताबें बड़ी अच्छी लगेंगी। उसकी यही छुपी हुई चीज़ों को आप देख पाएंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं।
कि देखिए उतना जो लंबा सफर तय किया था, इतना डर है जो था वो निराधार नहीं था, निराधार। अब ये जो प्रोविजन थे कितने डेंजरस थे जरा देखिए। सबसे पहला कि संसद को ये अधिकार दे दिया गया कि मूल कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता हो यदि, तो उल्लंघन करने वाले के लिए कानून बनाए और उस कानून में अर्थदंड और कारावास का प्रावधान। अगर ये अधिकार अनुच्छेद 51 क के तहत रहता केंद्र सरकार को, तो फिर वैसी परिस्थिति में आपका फंडामेंटल राइट सुरक्षित रहता। ये डर। दूसरा प्रोविजन क्या था कि इस संबंध में यानी संसद को ये राइट्स दिया जाए मूल कर्तव्य को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने हेतु, उसमें सर्वोच्च न्यायालय कुछ ना करे। ये एक और झमेला। फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसको पूरी तरीके से हटा दिया कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू करना होगा, उसके बारे में जो कानून होगा वो बन जाएगा, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। तो भैया आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पर मेरा पूरा फंडामेंटल राइट से हड़प लीजिएगा, इसका मतलब साजिश तो बहुत लंबी थी, आप नहीं समझ रहे। जो राष्ट्रगान का अपमान करेगा उसको 10 साल तक कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा, दैट इज लॉ। पुलिस ने FIR कर दिया कि इसने राष्ट्र ध्वज का राष्ट्रगान का अपमान किया है, काहे उल्टा पहरा दिया था। तो राष्ट्र ध्वज को गलती से आप उल्टा ही पहरा दिए हैं और इस कानून के तहत आपका 10 साल का मौलिक अधिकार सस्पेंडेड। नहीं समझ रहे बात? समझ रहे ना? तो ये साजिश थी साथ। उसके बाद तीसरा, कर की अदायगी मूल कर्तव्य में शामिल हो। अब अगर ये दोनों लागू हो जाता, मतलब कानून बन जाता और ये भी लागू रहता, तो आप टैक्सवा ना देते तो क्या होता? जैसे जमींदार का लठैत आकर के पकड़ के ले आके पीटता था, वैसे ही भारत सरकार की पुलिस पीटती है आपको। साइकिल चलाते हो, 5 रुपए का नहीं लगाए हो, चलो सर। अभी तो जो ठेकेदार लिया है ठीक है, वही आपसे तू मैं करता है। लेकिन जब ये चीजें होती तो आपके साइकिल के पास नहीं लगने के ग्राउंड पे म्युनिसिपैलिटी आपको जेल के अंदर डाल देती, सर्टिफिकेट केस हो जाता। और सर्टिफिकेट केस ऐसा कि जिसमें जब तक पैसा नहीं दिए तब तक छुट्टिए नहीं। और प्लस ये भी अधिकार कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन किया है, इसलिए 10 साल तक, 5 साल तक, 20 साल तक आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा, जैसे रूस में होता है। दिमाग घूम गया इधर से उधर, कितनी बड़ी पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक क्लास नहीं करें, ठीक है। इस कारण से ये तीनों जो प्रोविजंस थे वो क्या किए गए? तो हटा दिए गए। ऐसे ही विरोधी दल लोग खूब हल्ला किया, इंदिरा गांधी मजबूर हो गई कि ना चलने नहीं देगा, पासे नहीं होने देगा। तब बोले क्या चाहते हो? तो ये तीनों हटाओ। तब तो तीनों हटाया गया और फिर ठीक है 5 ही जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ोगी तुम? तो पर्यावरण संरक्षण, हाँ जोड़ लो। देश की एकता अखंडता को अब चुन रखने की भावना दिल में होना चाहिए, हाँ जोड़ लो भाई, है कि ना हम देखे जा रहे हैं। जब ये सारी बात हो गई तो 10 मूल कर्तव्य जो है वो पास हो गए और उसको जो है वो संविधान में शामिल कर दिया। कब? वो शुरू के क्लास में ही आपको बता दिया। अब 10 मूल कर्तव्य कौन कौन है? 10 से फिर बाद में 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया इसमें। तो वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है, ठीक है। ये थोड़ा छूट गया था बोलना, तो बोल दिया। हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो रसिया से किया गया है, हाँ, तो रसिया के फंडामेंटल ड्यूटी जो होगा तब ये गया था। नहीं, रसिया का फंडामेंटल ड्यूटीज दूसरा था।
फंडामेंटल ड्यूटीज की विचारधारा हमने ली। वैसे तो जापान से भी बोल सकते थे कि हमने जापान से भी अडॉप्ट किया है। जापान की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज हमने नहीं लिया है, हमने रूस की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है। अभी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, सामान्य प्रश्न जो रहेगा उसमें रूस आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तेजी आपको दिखाना है कि मान लिया रूस ना हो, जापान तो जापान सही विकल्प हो, ठीक है। रूस जापान दोनों हो, ऐसे से पूछिए ना हमसे कि रूस जापान दोनों हो। तो बिहार में होगा तो ई, बिहार में होगा तो ई, और अगर यूपीएससी में होगा तो यहां पर यही हो गया डिस्प्यूटेड, ग्रेट डिस्प्यूट। कमीशन किसको मान रहे हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चन इस ढंग से डिस्प्यूटेड, हम बहुत प्रयास करेंगे कि उस डिस्प्यूट को बहुत मिनिमाइज करें, लेकिन हमारी भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा सीमा से बढ़ने को ओवर स्मार्ट बनना बोलते हैं, तो वो हम लोग को नहीं करना। जो फैक्ट्स है वो फैक्ट के हिसाब से बातें करनी है और चीज़ों को आपको फुल राइट से ऑब्जेक्शन करने का कि आपके विचार के इस विचार को नहीं मानते हैं और उससे नहीं मानने के पक्ष में मेरा ये तर्क है। और ये जब तक आप कीजिएगा तो हम बहुत अच्छा आपको मानेंगे, और अगर गूंगा बहरा बैठे रहिएगा तो हम बहुत बुरा मानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बात का बतंगड़ बना के सवाल कीजिए, ये भी गलत है। एकदम जिनविन जो सटीक सवाल है, सटीक सवाल करना ही इस बात का प्रमाण है कि क्लास स्मूथली चल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और बड़े मजबूती से पढ़ रहे हैं। तो अब लास्ट टॉपिक पर हम आते हैं, और वो टॉपिक ये है कि जो 10 मूल कर्तव्य हैं, तो वो तो आप ही पढ़ेंगे। इसमें हम बता देना चाहते हैं कि इसको आप सामान्य रूप से मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपको फेल करवा देगा। 10 को आपको याद कर लेना। याद करने का मतलब रटिए नहीं, जब जब सेट मारिए और मूल कर्तव्य का क्वेश्चन आए तो ये 10 को सेंटेंस को जरूर पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि आप 10 सेंटेंस से परिचित हो जाएंगे, सीक्वेंस गड़बड़ा जाए, क्योंकि एक सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। अगर आपका पढ़ा हुआ हो तो ये सवाल बहुत आसान। अगर आप 10 प्रोविजंस को नहीं पढ़े तो 3 प्रोविजंस मूल कर्तव्य वाला डाल देगा और 1 प्रोविजन उससे मिलता जुलता डाल देगा, तो आप हो गए फेल। तो अभी के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो इस खाम ख्याल में कि स्टेट सवाल आता है, निकाल दें अपने दिल से। आज अगर मेरी बात आप मान लीजिए तो आपका बीपीएससी पास करना बहुत आसान हो जाएगा। और बात यह है कि हर आसान क्वेश्चंस को बहुत प्यार से पढ़िए। इस भावना से मत पढ़िए कि आसान है, इस भावना से मत पढ़िए कि आसान है। बात समझ में आ रही? आपका टीचर एक ऐसा अपने जिंदगी में सवाल गलत किया है जिसका उसे आज तक अफसोस है। स्कोरिंग बहुत अच्छा था, लेकिन एक प्रश्न गलत किया था हमने कि महावीर कैवे तीर्थंकर, आप बोलते हैं हम 23वां मार के आए। क्यों मार के आए? क्योंकि बहुत आसान समझ लिए थे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को आसान नहीं जानना है, बहुत प्यार से रुमाल से मत बस मुंह पोंछ लीजिए, हर सवाल पे एक एक घूंट पानी पीजिए और तब उसको दीजिए। देखिए, और एक और गुरु मंत्र देंगे जो वीडियो मतलब खत्म हो जाएगा तब, वो थोड़ा इलीगल बात है इसलिए इसमें नहीं बोलेंगे, तो याद कराइएगा तो बता देंगे। तो ये तो मूल कर्तव्य से संबंधित बातें हो गई। तो अब देखते हैं 10 में कि कौन कौन आपको याद है। पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है मूल कर्तव्य आपका कि स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाएं।
छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को आगे बढ़ाएं। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है सामूहिक गतिविधियों में भाग लें। और 11वां जो जुड़ा है कि माता पिता को ये दायित्व बनता है कि बच्चों को स्कूल पहुँचाए। अब माता पिता ये नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए कि सरकार के स्कूल में एक पैसा नहीं लगता है, सरकार के स्कूल में कोई किताब खरीदना नहीं पड़ता है, सारी किताब सरकार देती है। यहाँ तक कि सरकार के स्कूल में टिफ़िन भी नहीं देना पड़ता है, सरकार भी टिफ़िन देती है। यानी कपड़ा लत्ता, खाना पीना, किताब बताब, ईटर टीचर जितना है ऑल ऑफ देम आर फ्री इन गवर्नमेंट स्कूल। सो आपको अपने बच्चे को जो है वो सरकारी स्कूल में भेजना है। तो ये साहब आपका मूल कर्तव्य था। और 1 मिनट, तो इसी क्लास को जो है वो हम लोग यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आगे चल करके हम लोग दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे।